Good morning, class 5th. Now we will study this chapter number 7, the Paris temperate grassland. Okay, guys, now let's start. ये हमारा मैप है, ये हमें स्टडी करना है. ओके गाइज, दिस इज़ अ होमवर्क. आप अच्छे से इसको स्टडी करेंगे. नाउ कम टू द वीडियो. देखिए, जो मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड है यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब संसार में, वो कहाँ पर है? वो टेम्परेट जोन में पाया जाता है. ये जो टेम्परेट जोन है वो लाई करता है दोनों हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर. जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वो लाई करता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल के, ठीक है ना, जिसका रेंज हमारा दिस वन एंड दिस वन. जो साउथन हेमिस्फीयर है वो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Antarctic Circle. This one 23.5 degree south and 66.5 degree south. ठीक है ना. इसके अलावा भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट के नेम्स हैं जहाँ पर क्या होता है, ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के नेम है जहाँ पर ये डिफरेंट नामों से जाना जाता है. ठीक है ना. पेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन रशिया, Pampas in South America, Velds in South Africa, और Downs in Australia. Guys, okay? Now we will move. ठीक है ना. जो पेरिस है वो हमारा काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लार्ज एरिया में बना हुआ है. एक फ्लैट लैंड है जिसमें बड़ी बड़ी घास है. ठीक है ना. ये जो घास है वो हमारी ग्रीन रहती है समर में, ठीक है ना, और वो ब्राउन हो जाती है ऑटम सीजन में. ठीक है. यहाँ पे कोई भी ट्री नहीं होते थे. आज से पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह रहते थे वो क्या करते थे, पूरे ये जो लंबी लंबी घास थी इनको खा डालते थे, जिसकी वजह से इनको, इस लैंड को बायसन्स बोला जाता था. लेकिन इस टाइम पर ये बिल्कुल ही क्लियर लैंड है. ठीक है ना. अब ये एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है, आप इस पर ईजिली एग्रीकल्चर कर सकते हैं. ठीक है ना. जो ग्रासलैंड है वो हमारा इक्वेटर से काफ़ी ज़्यादा दूर है. ठीक है. यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो भी लो है और रेनफॉल भी यहाँ पर लो है. द पेरिस, जो पेरिस की लोकेशन है, पेरिस हमारा बहुत ही वास्ट स्ट्रेच जेंटली स्लोपिंग ग्रासलैंड है, मतलब काफ़ी बड़ा है, स्लोप जैसा है. ठीक है ना. ये हमारा नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर पार्ट्स में आता है. ठीक है ना. अंदर के पार्ट्स में आता है. ये इसके अंदर क्या क्या आता है, साउथर्न पार्ट ऑफ कनाडा एंड द सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट. ये आप इसका वो देख रहे हैं डायग्राम, ये आप स्टडी कर लीजिएगा. लैंड के फीचर्स क्या क्या, जो वेस्टर्न पार्ट है इसका ग्रासलैंड का वो क्या काफ़ी ऊंचा है, और ईस्टर्न पार्ट जो है वो क्या है, बिल्कुल फ्लैट है. यहाँ पे दो रिवर्स है, एक तो मिसिसिपी एंड मसाउरी नालियाँ, मतलब ये क्या है, ये रिवर्स है. ठीक है ना. लेकिन यहाँ इनका इसका कुछ पानी नाली में भी जाता है, मतलब इन एरिया से जाती है. क्लियर. उसके बाद हम इसके क्लाइमेट की बात करते हैं, मतलब मौसम कैसा क्लाइमेट होता है यहाँ का. ठीक है ना. देखिए यहाँ इसके कुछ पॉइंट्स हैं. विंटर्स तो यहाँ पे ठंडी होती है और ड्राई होती है, सूखी होती है. समर जो है वो गर्म होती है और यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, मतलब नॉर्मल रेनफॉल होती है. मॉडरेट रेनफॉल का मतलब है 50 से 70 सेंटीमीटर तक की बारिश यहाँ पे डिफरेंट ईयर पाई गई है. ठीक है ना. समर वाले रीजन में. उसके बाद ये इस टाइप का जो क्लाइमेट है, उसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट बोलते हैं. यहाँ पे गर्म हवाएं चलती जिसकी वजह से चिनोक बोला जाता है. ठीक है ना. जो कि काफ़ी यहाँ पे मतलब हवा भी चलती है. ठीक है ना. जो पेरिस रीजन है वो लाई करता है हमारा रेन शेडो एरिया में. ठीक है ना. जिसको बोलते हैं, यहाँ की जो हवाएं होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा असर करती हैं, इस पाथ पे चलने वाली हवाएं. ठीक है ना. वेजिटेशन की बात कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे किस टाइप के प्लांट होते हैं. ठीक है. यहाँ इस रीजन का जो इस पार्ट का जो रीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई है और कम बारिश यहाँ पे होती है, जिसकी वजह से
यहाँ पे ट्री ज़्यादा नहीं हो पाते, ये ट्री लेस लैंड है, लेकिन कुछ ट्री यहाँ पे फाउंड होते हैं, मिलते हैं हमको, जो कि रिवर के किनारे मिलते हैं जहाँ। और यहाँ पे बड़ी बड़ी घास होती है, वो तभी हो पाते हैं जब क्लाइमेट हमारा सूटेबल होता है। जो वेस्टर्न पार्ट्स है वो यहाँ पे काफ़ी ऊंचा है, हिली एरियाज़ है, यहाँ पे एनिमल्स घास खाने आते हैं। और जो ईस्टर्न पार्ट है उसको यूज़ किया जाता है मेज़ के लिए, मेज़ का कल्टीवेशन होता है, मतलब मेज़ की खेती होती है। और जो सेंट्रल फर्टाइल लैंड है, मतलब बीच का एरिया जो बहुत ज़्यादा मतलब खेती करने के पर्पज़ के लिए अच्छा है, ठीक है ना। और उसको किस लिए यूज़ किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ वीट, मतलब वीट का कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो यहाँ लाइफ ऑफ द पीपल इन द पेरिस, लाइफ कैसी है पेरिस के लोगों की। जो पेरिस के लोग हैं वो यूएसए के हैं, यहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है, यहाँ पे लोग वही रहते हैं जिनके वंशज, मतलब जिनके दादा दादी, उनके परदादा दादी वगैरह यहाँ पे रह चुके, वो यूरोपियन के शेल्टर्स हुआ करते थे या फिर वो फार्मर्स हुआ करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे वही क्रॉप्स ग्रो होते हैं जो यहाँ पे किए जाते हैं। यहाँ पर लोग पशुओं को पालते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पशुओं का काफ़ी अच्छा लाइफ स्टॉक होता है, जिसकी वजह से गाउचोस बोलते हैं। जो फार्मिंग है पेरिस रीजन की, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो बहुत सारे हैं, उनके लैंड्स बहुत सारे हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव फार्मिंग पड़ती है, महंगी पड़ती है। यहाँ पर लोगों के पास हंड्रेड्स ऑफ एकड़ लैंड है और उसको वो अच्छी तरह से एग्रीकल्चर उस पर ऊपर करते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत अच्छे से होती है, वो मशीन से होती है और साइंटिफिक मेथड से होती है, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, दवाई वगैरह यूज़ करते हैं। जो वीट है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में पैदा किया जाता है, जिसकी वजह से उसको द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इसको वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है पेरिस को। सबसे ज़्यादा धान यहीं पर ही होता है। जो मेजर क्रॉप्स हैं वो क्या क्या है हमारी इस रीजन की, मेज़ हुआ, बार्ले, राइस, ओट्स, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सी फार्मिंग होती है, इंटेंसिव फार्मिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, ठीक है ना। कैटल रेयरिंग, देखिए सेकंड, पहला ऑक्यूपेशन तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और दूसरा ऑक्यूपेशन यहाँ पे क्या है, एनिमल्स को पालना, ठीक है ना। जो वेस्टर्न पार्ट है वो इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्रॉप्स को उगाने के लिए, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है, ठीक है ना। और वहाँ वो हिली एरिया, इनफर्टाइल एरिया है, मतलब वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, वहाँ पे बारिश भी कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ के एनिमल को अपनी जीविका, यहाँ के लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए एनिमल्स को पालना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं इस रीजन के, जो फार्मर्स रेंचेस बोलते हैं, ठीक है। और जो स्टेट्स में रहते हैं और ये क्या करते हैं, ये कैटल्स को रखते हैं, पालते हैं, दूध निकालते हैं। जो कैटल्स होते हैं वो हमें क्या क्या दे सकते हैं खाने की चीज़ों में से, दूध देते हैं, मीट देते हैं। जो काऊ है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं दूध के लिए, मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है ना। उसके बाद बीफ, यहाँ पे मीट होता है, इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट डाइट ऑफ द अमेरिका, मतलब बीफ जो है वो यहाँ की काफ़ी मशहूर मीट है, जिसको कि अमेरिकन अपने डाइट्स में बहुत ही ज़रूरी स्थान देते हैं। जो शिकागो है वो यहाँ पे क्या एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है किसका, स्लाउटरिंग का, मतलब जहाँ पे एनिमल्स को मारा जाता है, किसके लिए, फूड के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा स्लाउटरिंग एरिया है। बीफ जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है यूरोपियन कंट्रीज़ में। ये क्या करता है, बीफ का जो मीट है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे कंट्रीज़ में, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं पेरिस में मिनरल्स पाए जाते हैं, सॉरी मिनरल्स यहाँ पे काफ़ी जो खाद्यान्न होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे ऑयल क्रशिंग फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, ऑयल रिफाइनरीज फैक्ट्रीज़ हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा डेवलप्ड चल रहा है उनका। मीट पैकिंग, फ्लोर मिल्स, और इसके अलावा यहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज़ क्या है, टॉप पर है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। You have to read this chapter. If you have any problem, you can ask to me. Okay guys, take care. Bye bye.